हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का 3rd चैप्टर जो कि ज्योग्राफी का है। उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पृथ्वी की सतह तथा आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी की सतह कैसी है और उसकी आंतरिक संरचना कैसी है। महासागरीय जल की विशेषताएं पढ़ेंगे, उनकी गतियां कौन कौन सी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारी पृथ्वी। ये मेरे हाथ में एक ग्लोब है जिसको हम मान लेते हैं ये पूरी हमारी अर्थ है। तो जो हमारी अर्थ में जब हम मोस्टली पार्ट देखते हैं कि जो ज़्यादातर इस अर्थ का जो हिस्सा है वो किस कलर का है? ब्लू कलर का है। और जब ये ब्लू कलर का है तो ब्लू कलर का मतलब क्या है कि हमारी अर्थ पे ब्लू कलर क्या शो कर रहा है? पानी को शो करता है, इसीलिए हमारी अर्थ को नीला ग्रह बोला जाता है। तो हमारी अर्थ पे जो है ज़्यादातर पार्ट जो है वो नीला है। इसका मतलब जो है हमारी अर्थ में पानी का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। अब जो ये पार्ट्स आपको कंट्रीज़ हैं, ये जो दिख रही हैं, तो इसमें कंट्रीज़ भी हैं, हिमालयाज़ भी हैं, प्लेट्यूज़ भी हैं और जो है नदियाँ भी हैं, रिवर्स भी हैं छोटे छोटे, और जंगल भी हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिला करके अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी का 1/3 भाग, 1/3 से भी कम भाग यानी 29%, कितना परसेंट? 29% जो है वो क्या है? स्थल है। स्थल मतलब भूमि, ठोस है। एंड 2/3 से भी अधिक भाग जो है वो कितना है? यानी 71% जो है वो पानी से घिरा हुआ है। तो हम इस ग्लोब को ही अर्थ मान लेते हैं और देखते हैं कि इस पूरे अर्थ में जो है सबसे ज़्यादा जो मात्रा किसकी है? पानी की है। आगे देखते हैं। इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि जो देखिए ब्लू कलर का जो पार्ट्स दिख रहा है वो सबसे ज़्यादा पार्ट्स यानी 71% पार्ट्स जो है वो शो कर रहा है। तो इसका मतलब है ये पानी है। बाकी जो येलो कलर का पार्ट्स है वो हमारा क्या? स्थल है। यहाँ पर जो है भूमि है, पहाड़ हैं, जंगल हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें अर्थ में मौजूद हैं। तो पूरे अर्थ की अगर बात करें तो जो हमारी पृथ्वी है वो आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व बनी थी, पहले बनी थी। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात इसमें जो है लगातार परिवर्तन होते रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम क्या देखते हैं कि हमारी अर्थ में लगातार परिवर्तन होते रहे हैं। कभी भी जो है पृथ्वी का अगर हम कहें कि आज ये भाग बहुत उपजाऊ है तो ऐसा नहीं कि कल जो है वो इनफर्टाइल लैंड भी हो सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि आज ये लैंड यूज़फुल नहीं है लेकिन आगे जाकर के फ्यूचर में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात जब ये इसकी उत्पत्ति हुई तो इसमें रेगुलर जो है वो परिवर्तन होते रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पूरी यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो स्थायी हो। आज है जो चीज़ वो कल नहीं होगी। तो लास्ट चैप्टर में शायद आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के धरातल पर भी निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो पृथ्वी के भूपटल पर का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो आवरण होता है और यह महाद्वीपीय और द्वीप से बनाता है। पृथ्वी का धरातल जो है वो निरंतर जो है परिवर्तन का विषय रहा है। तो पृथ्वी का जो धरातल है वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है। मनुष्य भी पृथ्वी के धरातल पर निश्चित परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये परिवर्तन प्रकृति में बाह्य रूप से यानी बाहरी रूप से अधिक या कम होते हैं, या ये परिवर्तन भूपर्पटी के नीचे ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप के कारण शैलों के जो स्तर होता है नीचे का, उसमें वलन या भ्रंशन पड़ने के कारण ज़्यादा होते हैं। अब देखते हैं कि जो पृथ्वी का 1/3 से भी कम भाग यानी 29% जो है वो स्थल है और 71% भाग में जो है पानी है। अकेले जो है अगर हम बात करें सिर्फ प्रशांत महासागर की, तो वो सारे महाद्वीपों के सम्मिलित क्षेत्र से अधिक माना जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर माना जाता है और इस महासागर को विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर माना जाता है।
अगर हम देखें तो पृथ्वी पर स्थल और जल का वितरण समान नहीं है, बहुत असमान वितरण है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है। अब जैसे हमने अभी इस ग्लोब में देखा था, तो ये डायरेक्शन के हिसाब से अगर बात करें तो ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। उत्तरी गोलार्ध में अगर हम देखें तो स्थल भाग जो है वो ज़्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में नीचे की तरफ जो है पानी ज़्यादा है, यानी जल का भाग ज़्यादा है। तथा ये जो वितरण है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो असमान है, एक जैसा नहीं है। तो इस असमान वितरण का विश्व के जलवायु प्रतिरूपों पर प्रमुख प्रभाव पड़ता है। महासागरीय तटों के निकट जलवायु कैसी होती है? सम होती है, क्योंकि स्थल मतलब समझ रहे हो ना, भूमि जो स्थल होता है वो अपेक्षाकृत शीघ्र गर्म तथा शीघ्र ठंडा हो जाता है। तो महासागर वर्षण के लिए आवश्यकता आर्द्रता के, जो आर्द्रता मतलब नमी के मुख्य स्रोत हैं, वे हमारी उष्मा के भी भंडार माने जाते हैं। स्थल और जल का वितरण विश्व के प्रदूषण प्रारूप को भी प्रभावित करता है। आगे देखते हैं। माना जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना शल्कीय अर्थात परतों के रूप में होती है। जैसे प्याज के छिलके परतों के रूप में होते हैं, जैसे प्याज में लेयर्स होती हैं, वैसे हमारी अर्थ के जो सतह उसमें भी लेयर्स होती हैं। इन परतों की मोटाई का सीमांकन रासायनिक विशेषताओं अथवा यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। अब ये देख रहे हैं, हम पिक्चर देख रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसमें 3 तरह के पार्ट्स। एक तो इसको हम क्या बोलते हैं, पहले कोर बोलते हैं, फिर एक इनर कोर हो गया, एक आउटर कोर हो गया। देखते हैं अगर इसको हम, तो ये हमारा जो है फर्स्ट नंबर पे कोर है, इनर है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। इसके ऊपर वाला जो है कोर, इसको आउटर कोर बोलते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके बाद जो है मेंटल, इनर मेंटल और आउटर मेंटल है, और सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्ट बोलते हैं। और यही लेयर जो है उपजाऊ मानी जाती है, जिस पर खेती या पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी की रचना में निम्नलिखित तत्वों का भी योगदान होता है, और वो तत्व कौन कौन से हैं। जैसे पहला है हमारा आयरन कितने परसेंट है, 36.6% है। फिर ऑक्सीजन दिया हुआ है, सिलिकॉन दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है, निकेल है और सल्फर है और टाइटेनियम है। तो ये हमारे पृथ्वी की रचना में महत्वपूर्ण तत्व हैं। अब अगर हम बात करते हैं जल और स्थल के भाग की, अर्थ पर जल और स्थल के भाग की अगर हम बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि इसका जो वितरण है वो असमान है, समान नहीं है। चाहे महासागर हो, नदियाँ, झील, तालाब के रूप में अगर हमारे यहाँ जो पानी मौजूद है वो किन किन रूपों में है, महासागर के रूप में है, नदियों के रूप में है, झीलों के रूप में है, तालाबों के रूप में विद्यमान है। तो जल के ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वाष्पीकरण होता है। तो इससे क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों द्वारा भूमि से जल ग्रहण करते हैं और अपनी पत्तियों द्वारा उसे जल वाष्प के रूप में पुनः वायु को दे देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। और देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में बसंत ऋतु जैसे आती है तो उसमें बर्फ़ पिघलने या वर्षा होने से जो है अधिक वर्षा के कारण अधिक जल एकत्र होने लगता है। इसके अतिरिक्त जल के कारण जल संतुलन भी बिगड़ जाता है। अगर पानी कम है तो भी प्रॉब्लम है, पानी बहुत ज़्यादा है तो बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके विपरीत स्थिति भी हो सकती है। तो गर्मियों में वाष्पीकरण जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे मौसम क्या होता है, शुष्क हो जाता है। और जब जो है मौसम जो है वो क्या होता है, शुष्क हो जाता है, तो जल की आपूर्ति कम हो जाती है। तो हम पृथ्वी का जल बजट नहीं बदल सकते हैं, परंतु जल के प्रयोग को नियंत्रित तो अवश्य कर सकते हैं। यानी जिस तरह से पानी का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। नगरों का उद्योगों में प्रयोग होने वाले जल का बड़ा भाग नदियों या महासागरों में अनुपयोगी जल के रूप में वापस चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हानिकारक पदार्थ होते हैं और जल की मात्रा को हम बढ़ा तो सकते नहीं क्योंकि ये सीमित है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त जल सुलभ हो सके, इसलिए हमें जल का प्रयोग प्रॉपर वे में करना चाहिए। इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रखने के लिए जल संरक्षण पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल चक्र के माध्यम से
वाटर रिसाइकल जो होता है से ये लगातार अपना रूप जो है वो बदलता रहता है। मतलब जो है सागर से वाष्पीकरण होता है, उसमें ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर वो जो है बादल बनते हैं, बादल बनने के गर्मी के कारण फिर वो बादल बूंदों में कन्वर्ट होकर के फिर नीचे गिरता, फिर जाकर के वो महासागर में मिल जाता है। तो ये प्रक्रिया जिसके माध्यम से जल लगातार रूप अपना बदलता रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जल प्रदूषण जो है अगर हो रहा है तो इसको कम करके हम जल को कैसे कम कर सकते हैं? पहली चीज़ तो है जल का सावधानी पूर्वक प्रयोग करके हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। बाढ़ पर नियंत्रण करना भी जल संरक्षण का एक उपाय है। वर्षा के जल को घरों में संग्रह करने का तरीका भी अब विकसित हो चुका है और दूषित जल को स्वच्छ करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। इसी प्रकार हमें नगरों का कूड़ा करकट और औद्योगिक अवशिष्ट जो होते हैं वो जल स्रोतों में नहीं फेंकने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है महासागरीय जल की धाराओं के बारे में हम पढ़ेंगे। महासागरीय जल की विशेषताएं तथा इनकी गतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। महासागरीय जल की गतियां कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का अधिकांश भाग कहाँ पर है? महासागरों पे। कहाँ पर है? महासागरों में। महासागरों के जल का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से हम घरेलू कार्यों के लिए अथवा सिंचाई के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो पानी होता है वो खारा होता है। इसका कारण ये भी है कि समुद्र में जो नदियाँ मिलती हैं वो अपने साथ बहुत सारे पदार्थ ले जाती हैं जो समुद्र के पानी में मिल जाते हैं। इनमें लवण के कण और अन्य पदार्थों के भी कण होते हैं। समुद्र का जल वाष्प के रूप में यानी वाष्प बनती है के रूप में परिवर्तित हो जाता है, परंतु ये पदार्थ समुद्र में ही रह जाते हैं। यानी पानी तो वाष्प के रूप में चला जाता है ऊपर, लेकिन जो ये पदार्थ होते हैं वो पानी में ही रह जाते हैं। इस प्रकार